नमस्कार, आप लोगों का बहुत स्वागत है career.com के यूट्यूब चैनल पे। मैं सैंकी सर हर हफ्ता की तरह इस हफ्ता भी लेके आ गया हूँ पूरे हफ्ता का करंट अफेयर का बूस्टर डोज। जी हाँ, करंट अफेयर का बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, उसी तरह जिस तरह कोरोना के समय हमने वैक्सीन का बूस्टर डोज लिया था, है कि नहीं? तो ये इसलिए जरूरी भी है आप लोगों के लिए हर वीक करना, क्योंकि अपकमिंग हर एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बच्चे पहले ये मत सोचिएगा कि ये किस एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी है, हर एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और दूसरी बात, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं हर हफ्ता वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही चुनिंदा सिलेक्टिव न्यूज में पूरे हफ्ता का लेके आता हूं और आप लोगों के लिए ये क्लास स्पेशल क्लास लाता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर एक बात बोल देना, तो जिस भी बच्चे को ये क्लास अच्छा लगता है प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो जरूरतमंद होंगे उन तक ये फॉरवर्ड कर देना कि वो भी करंट अफेयर के क्लासेस का लाभ ले पाए। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज क्या आ रहा है, देखिए। सबसे पहला न्यूज, डॉक्टर ग्रेशन जॉर्ज ICAR और CMFRI के निदेशक नियुक्त हुए। तो जब भी कोई निदेशक या कोई MD CEO कहीं भी कोई कंपनी के या बड़े सरकारी विभाग के चेंज होते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। देखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम, यही नाम इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कुछ पूछेगा नहीं। तो क्वेश्चन देखो, एक और चीज सीखो कि पूरा न्यूज में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है वही याद रखना जरूरी होता है। तो इस पूरे न्यूज में ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICAR और CMFRI, जनरली ये समुद्री मत्स्य मत्स्य विभाग से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। ठीक है, फिशरीज डिपार्टमेंट जिसको आप बोल सकते हो, तो फिशरीज डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका नाम, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इनका ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रहा है, 1 अगस्त, है ना? ये दिख रहा है हर साल, ये पूरा वीक का मैं लाया हूं। ठीक है, हर साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय क्या दिवस के तौर पे मनाया जाता है, देखो यही लिखा हुआ है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, हिंदी में बोला जाए तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। अब जब कोई भी दिवस होता है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है, ऐवी कोई चीज सेलिब्रेट या उस दिन मनाया नहीं जाता। तो इसके पीछे, पर्वतारोहण के पीछे का क्या है, पर्वतारोहण एक तो फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पर्वताही लोग, आप लोग जो भी देखते हैं, जो लोग माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, उन लोग का फिटनेस बहुत अच्छा होता है। दूसरी, उन लोगों के बीच में तालमेल, यूनिटी भी बहुत अच्छा रहता है ना? आप लोग फ्री क्लाइंबर्स वगैरह देखे होंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगा। तो पढ़ो, देखो, इससे वो चीज समझ में आएगा। क्या है, हर साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस यानी नेशनल क्लाइंबिंग डे या नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद, ये मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है भाई, लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट करना। दूसरा, और इस एडवेंचर के बारे में बताना। पर्वतारोहण महज एक एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है, बल्कि ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ, देखो यहाँ लिखा है ना, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो समझ में आया ये न्यूज? चलिए नेक्स्ट। डेट याद रखोगे, जब भी कोई चीज सेलिब्रेट होता है तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है उस दिन, 1 अगस्त के दिन, दो दो में से एक क्या आ जा रहा है, 1 अगस्त के दिन क्या आ रहा है, देखो। हर साल 1 अगस्त को दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, हम लोग पढ़ते थे ना, WWW.this.com,
ठीक है, तो ये www बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है ना, ये जरूर देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसका यूजेस बताओ, यूजेस क्या बोलेंगे, इसका एडवांटेज पूरे दुनिया को करीब लाने में www का बहुत बड़ा रोल रहा। आज इंटरनेट बच्चों बच्चों के हाथ में आ गया है, इंटरनेट एक एवोल्यूशन ला दिया है, दुनिया को छोटा बना दिया है। छोटा कैसे कि अब लोग पहुंच में हैं, तुरंत मेल करते हैं, सारा चीज इजीली अवेलेबल हो जाता है हमारे पास, सारा न्यूज हम लोग इजीली देख पाते हैं, पूरे दुनिया से सिर्फ एक क्लिक, एक बटन से दूरी में हम लोग समेट के रह गया है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है www वर्ल्ड वाइड वेब की के वजह से। ऐसा वेब इसका नाम इसलिए पड़ा है, जैसे मकड़ी का जाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारा कनेक्टेड रहता है, उसी तरह दुनिया में हर लोग आज के डेट में एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया इंटरनेट, और वो इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी जाने इतिहास और इसका महत्व, ये उसका थीम है, ये उसका थीम है, याद रखोगे, ये उसका थीम है, जाने इतिहास और उसका महत्व। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हमारे जीवन में वेब की महत्वपूर्ण भूमिका, देखो लिखा है ना, वेब की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन हमको ये याद दिलाते हैं कैसे वर्ल्ड वाइड वेब ने कैसे दुनिया को जोड़ने और जानकारी साझा करने का तरीका बदल दिया, एक रेवोल्यूशन लाया है कि नहीं। क्या है, www वर्ल्ड वाइड वेब, कौन से दिन, 1 अगस्त। चलो नेक्स्ट, फिर से देखो 1 अगस्त का एक न्यूज, फिर से 1 अगस्त का एक न्यूज। क्या है 1 अगस्त का एक न्यूज, देखिए 1 अगस्त को कृषि अर्थशास्त्र का 22वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ, कृषि अर्थशास्त्रियों का यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का 22वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। भारत 66 साल बाद, ये याद रखोगे, क्वेश्चन पूछेगा कितने साल बाद, तो 66 साल बाद, भारत 66 साल के अंतराल यानी 66 ईयर्स के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने, ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी कि भारत 2 से 7 अगस्त, ये चल रहा है अभी भी, भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 22वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मेजबानी करेगा। ये बहुत ध्यान रखने वाला बात है। और ये कब हो रहा है, भारत ने इसका होस्टिंग 66 ईयर्स यानी 66 साल के बाद किया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो हेरिटेज साइट्स, इससे क्वेश्चन पूछता है। नई दिल्ली बैठक में नए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को जोड़ा गया, और विश्व धरोहर स्थल को आप देख सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, देखो यहाँ दिख रहा है अजंता की गुफाएं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, अजंता इलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, हम्पी जो आपके 50 के नोट पे दिख जाता है, हम्पी, वो हम्पी, हुमायूं का मकबरा, सन टेम्पल कोणार्क, महाबोधि टेम्पल बिहार, आप बौद्ध गया गए होंगे तो ये देखे होंगे, महाबोधि टेम्पल बिहार, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, और मुंबई की बहुत फेमस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और उसके बाद हमारा विख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी, इन सबको रखा गया है। ठीक है, नई दिल्ली में 30 जुलाई को संपन्न यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र के यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2000 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे ओजोलो ने उपस्थित में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया। समापन समारोह में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर देखोगे कौन कौन को किस किस को उसको डाला गया है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट रखिएगा न्यूज, हालांकि ये पूरा न्यूज
पढ़ने के लिए आप पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन ये धरोहर याद रखिएगा, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये 8, इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ठीक है। में और भी था, फतेहपुर सीकरी इसको बोलते हैं, खजुराहो का भी टेम्पल था। ठीक है, बहुत सारा था इसमें, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नया इसमें ऐड हुआ है। चलिए, कुछ कुछ तो पहले से था, कुछ कुछ नया ऐड हुआ है। ठीक है, उसी में देख लो, उसी से रिलेटेड एक न्यूज आता है इसमें, उसी से रिलेटेड न्यूज। टोटल 1223 विरासत स्थलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में रखा है, टोटल 1223। ठीक है, नई दिल्ली सत्र के 24, और इस बार कितने नए को ऐड किया गया है? 24 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। सभी देखो, पिछला वाला जो था वो ऑलरेडी था और उसमें एक दो जगह नया था, बट इसमें एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चंस बनेगा क्या, पिछले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक यानी नेचर द्वारा बनाया गया और एक मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, सॉरी। अब दुनिया के 1223 विरासत स्थलों यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है, जिनमें से 952 सांस्कृतिक श्रेणी में है। टोटल में 952 सांस्कृतिक श्रेणी में है, 231 प्राकृतिक श्रेणी में और 40 मिश्रित यानी मिक्स है, आपका क्या बोलते हैं, आपका मिक्स में आ जाता है, ये नेचुरल में आ जाता है, नेचर द्वारा बनाया गया, और एक कल्चरल हेरिटेज में भी आ जाता है। इस सूची में 60 स्थलों में से 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है। देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या आ जाता है, सबसे ज्यादा यूनेस्को का हेरिटेज साइट कहां पर है? 60 के साथ टॉप कौन कर रहा है? इटली, ये याद रखोगे, टॉपर उसके बाद। और दूसरा 59 स्थलों के साथ दूसरा कौन कर रहा है? चीन। तो पहला दूसरा याद रखने का होता है, क्वेश्चन आता है। इसमें भारत का नंबर क्या आता है? भारत के पास 43 यानी 43 यूनेस्को से हेरिटेज साइट स्थल हासिल है, और भारत का इसमें, ठीक है, 43 स्थल है, जिसमें नवीनतम असम का, देखो इससे पहले वाला न्यूज पढ़ाए थे तो उसमें नवीनतम असम का, ठीक है, मोईदाम अहोम राजवंश की, ठीक है, माउंट दफन प्रणाली शामिल है। याद करो पिछला में मैंने बोला था कि उसको सूची में डालने का बात किया गया है, और देखो उसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा भारत में 3 भारतीय विरासत स्थल, जैसे अजंता की गुफाएं, इलोरा की गुफाएं, दोनों महाराष्ट्र में, आगरा का ताजमहल और उत्तर प्रदेश के आगरा किला को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये पहले किया गया था, ठीक है, 1983 का बात कर रहा है। लेकिन अभी करंटली मोईदाम जो होता है अहोम राजवंश की, जिसमें अहोम राजवंशों को दफनाया जाता था, उनका कुछ कल्चरल सिस्टम होता था जिसमें दफनाने के साथ उनके कुछ बिलोंगिंग्स को भी उसमें दफनाया जाता था, तो उसको शामिल किया गया। तो ये 2 न्यूज यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, पहला में सूची में सबसे ज्यादा के साथ कौन है? पहला में है इटली, दूसरा में है चीन। भारत में टोटल कितना है? 43। भारत में टोटल स्थल कितना है? 43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं न्यूज। नेक्स्ट न्यूज आते हैं शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या है, देखिए, शिक्षा मंत्री ने नैट्स 2.0 का किया शुभारंभ। नैट्स 2.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण योजना, जिसका नाम है नैट्स, ये नैट्स याद रखोगे, प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण योजना का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण डीबीटी के तहत प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरण किया जाएगा, यानी मॉनेटरी हेल्प दिया जाएगा स्किल डेवलपमेंट वाले को, जो किया गया था बजट में भी घोषणा किया गया था कि स्किल सीखेगा उसको सरकार की तरफ से भी कुछ पैसा दिया जाएगा, उसी की तरफ से है, जिसका नाम दिया गया नेट्स 2.0, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखोगे न्यूज। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क भी मैं आप लोगों को देता हूं, अगर आप लोग वीडियो देते हो तो इसका फुल फॉर्म
देखो हिंदी में तो दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे इसका फुल फॉर्म जरूर कमेंट करेंगे। अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में नेट्स का फुल फॉर्म जरूर आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट 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 न्यूज। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में गो एम विनामूल्य विज योजना का शुभारंभ किया। गो एम विनामूल्य, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। एक तो यहां से एक न्यूज बन जाता है भाई, जीके है एक तरह से। मुख्यमंत्री सावंत कहाँ का? गोवा का। तो गो एम विनामूल्य विज योजना का प्रधानमंत्री की सूर्य घर की मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है। एक्चुअल में यह है कि गो एम विनामूल्य विज योजना की शुरुआत की। गो एम विनामूल्य विज योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली। ये जनरली सोलर पैनल से रिलेटेड और सोलर एनर्जी से रिलेटेड न्यूज है। ये जनरली सोलर पैनल और सोलर एनर्जी से रिलेटेड न्यूज है। इसकी मेन बात क्या है? वो बात ये है कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बजट, एक तो इसका बजट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कहाँ का है, तो गो एम का मतलब यहाँ से गोवा क्लियर ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। और इसका मेन क्या है कि घरों में ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी वगैरह लगाए, जिससे कि आपका सोलर सेल, सोलर पैनल, सोलर इससे करे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें प्रोत्साहित हो। और उसके लिए बजट कितना गया है? 75,021। तो गोवा विनामूल्य बीज योजना की शुरुआत की, तो शुरुआत गोवा में हुआ, लेकिन ये पैन इंडिया लेवल पे। देखो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ, लेकिन पैन इंडिया ये किया जाएगा। ये योजना वित्तीय वर्ष 26-27 तक चलेगी। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में, देखो यहाँ लिख दिया, इसका उद्देश्य है, देखो इसको पॉइंट को पढ़ो। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में सौर ऊर्जा को अपनाना और पारंपरिक बिजली स्रोतों को निर्भरता का कम करना। तो पारंपरिक बिजली स्रोत में से सबसे ज्यादा भारत में थर्मल पावर यूज होता है, यानी कोयले से हम बिजली बनाते हैं। तो देखो एक तो कोयला एक ऐसा रिसोर्सेस है जो आने वाले समय में खत्म होता जा रहा है। दूसरा, कोयले से बिजली बनाना महंगा भी है। तीसरा, कोयले से बिजली जो बनता है उसमें पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर की तरफ हम लोग का ध्यान जाए, तो इसके तहत काम किया जा रहा है। तो चलिए इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है नेक्स्ट न्यूज, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पीएम रिसीव्स परिमल नाथवानी बुक ऑन गिर एंड एशियाटिक लायन। तो यहां से क्या होता है, प्रधानमंत्री को गिर और एशियाई शेरों पर परिमल नाथवानी की पुस्तक प्राप्त हुई। तो ये न्यूज कैसे है, तो देखो यहां से गिर जब आ जाता है, एक न्यूज है। भारत ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर कैट फैमिली के दो बड़े कैट फैमिली का जो सबसे बड़ा कैट फैमिली का जो स्पीसीज होता है वो पाया जाता है। और वो क्या है भाई, वो है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, जो सबसे बड़ा कैट स्पीसीज है भारत में। और दूसरा एशियाटिक लायन, ठीक है, एक बाघ और दूसरा शेर। और पूरे विश्व में बाघ और शेर कहीं नहीं मिलता है एक साथ एक देश में, ठीक है। पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही एक ऐसा जगह है जहां पर बाघ और शेर दोनों एक साथ पाया जाता है। तो बाघ तो लगभग पूरे भारत में पाया जाता है, बट शेर लिमिटेड है। और शेर जो है वो पाया जाता है गिर के गुजरात के जंगलों में, ठीक है, संरक्षित जगह है। और वो एशियाटिक लायन का एकमात्र जगह भी है। और पूरे दुनिया में एशियाटिक लायन सिर्फ भारत में ही बचा हुआ है। बाकी जो लायन आप देखते हो टीवी वगैरह में, वो जनरली होते हैं कहाँ के लायन, अफ्रीकन लायन, है ना। तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो उस पे एक किताब लिखा गया है, ठीक है। और वो किसने लिखा है, परिमल नाथवानी ने, प्रधानमंत्री। अब इसमें प्रधानमंत्री के ऊपर में ये बुक क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि पीएम नाथवानी ने अपनी किताब में लिखा है कि गिर के डेवलपमेंट में हमारे पीएम मोदी का क्या रोल रहा है, उनके वजह से संरक्षण में क्या फायदा हुआ है, और उनके टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक केंद्र बना। तो ये सब चीज में प्रधानमंत्री का क्या रोल रहा है, उनके वजह से क्या क्या चेंजेस आया, यही कहानी उसमें लिखा गया है। यही सब बारे में उस बुक में लिखा गया है, ठीक है।
और ये परिमल नाथवानी है कौन? राज्यसभा सांसद। कौन है भाई? राज्यसभा सांसद। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। ये पीएम के समर्पित क्यों, जो बात मैंने बोला वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग देख करके यहाँ पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज आता है नेल्सन मंडेला जी की तरफ से। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है नेल्सन मंडेला। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी जी का जो दर्जा है अफ्रीका में, खासकर साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी का वही दर्जा है। हालांकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी को भी बहुत माना जाता है, वहां की फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा और नेल्सन मंडेला जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के जो रेसिज्म होता है अफ्रीका में, गोरो कालो के बीच का जो डिस्प्यूट है, उसमें नेल्सन मंडेला जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा। देखिए वो तो मीटिंग चल ही रहा था, उसमें नेल्सन मंडेला का जो भी लेगेसी है, यानी उनके घर, स्कूल, कॉलेज, लगभग उनसे जुड़े हुए जो भी चीज है उनको विश्व धरोहर का घोषित दिया गया। एक महान पुरुषों में से एक आते हैं और वो मुक्ति संग्राम के प्रेरणा नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। भारत में आयोजित 46वें, देखिए ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजन किया गया, तो वो भारत में किया गया। कितने नंबर का था, मतलब कितनवा था, तो वो 46वां था। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेल्सन मंडेला कहाँ से बिलोंग करते थे? साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कभी कभी होता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। इंडिया रैंक एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा न्यूज है, देखते जाओ। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना, ये तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ही है। उसके अलावा भारत में कई प्रमुख खनिजों में प्रभावशाली रैंकिंग के साथ खनिज उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादन, अंग्रेजी में लाइमस्टोन बोला जाता है, चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क आयरन ओर उत्पादक है, ठीक है। तो देखिए चौथा सबसे बड़ा आयरन ओर और तीसरा सबसे बड़ा लाइमस्टोन, जिसको चूना उत्पादक बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें निरंतर वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें जो पिछले साल की तुलना में, इसमें एक न्यूज और था कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी सेकेंड लार्जेस्ट में एल्युमिनियम आता है। तीसरा में कौन आ गया? तीसरा में लाइमस्टोन यानी चूना, और चौथा में आ जाता है हमारा लौह अयस्क यानी आयरन ओर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बहुत सारे चीजों में आता है एल्युमिनियम का इस्तेमाल, गाड़ी बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, बहुत सारे ढांचागत निर्माण करने में, ठीक है। चलिए चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज। ये न्यूज क्या है भैया? जुलाई महीना में जीएसटी संग्रह में 10.3% की बढ़कर 1.82 लाख यानी 1.82 लाख करोड़ पर पहुंचा। कितना बढ़ा है? बाप रे बाप, 10.3% बढ़ गया है। देश का सब सकल वस्तु व सेवा कर, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, संग्रह जुलाई में 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सरकार की ओर से गुरुवार को जानकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में जीएसटी का कुल रिफंड तो आपका कितना हुआ? 16,283 करोड़ रुपया रहा। रिफंड के बाद शुद्ध वस्तु और सेवा कर संग्रह का आंकड़ा
14.4% से बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी इतना बड़ा है। तो ये ह्यूज है भाई। अब ये अच्छा है या बुरा है? मेरे हिसाब से अच्छा है। सरकार के पास जब जीएसटी वगैरह से टैक्स ज्यादा आता है, वो डेवलपमेंट में ज्यादा लगा सकता है। अब ये सरकार पे निर्भर करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से इस जीएसटी के पैसे को यूटिलाइज करते हैं आम जनता के लिए, वो कितना इसको फायदा करवा सकते हैं। ये सारा चीज निर्भर करता है सरकार पे। चलिए, अब बहुत जन बोलेगा सर ये न्यूज आप कैसे, ये न्यूज इसलिए ऐसे है, ये बढ़ा है तो बढ़ता है तो अच्छी बात है। सरकार के पास देखो, उसको ऐसे समझो, सरकार के पास कमाई ज्यादा होगा तो खर्च करने का ऑप्शंस भी ज्यादा रहेगा। अब ये भी एक डिमेरिट है, हर चीज के साथ एक मेरिट और डिमेरिट जरूर आता है कि जीएसटी बढ़ रहा है यानी जीएसटी ज्यादा से ज्यादा लगाया जा रहा है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या दिखाता है? नेक्स्ट न्यूज देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया क्या क्या है। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात के 8वें स्थान पर रहा। रैंकिंग जो आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, रैंकिंग जो भी आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रैंकिंग, भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात के 8वें स्थान पर रहा। बहुत जन बोलेगा सर ये तो 2023 का न्यूज है। नहीं रे बुड़बक बालक, 2023 का न्यूज नहीं है। 2023 में ये किया गया है, 2024 को रिजल्ट दिया गया है कि नहीं? पूरे 2023 साल को ये जोड़ा है, जिसमें भारत ने 2023 में कृषि उत्पादकों के दुनिया के 8वें बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यानी इससे पहले भी हम लोग 8वां सबसे ज्यादा निर्यातक के रूप में आते हैं, जबकि 2022 में निर्यातक में 55 बिलियन डॉलर से 51 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। देखो गिरावट आया है, ठीक है, पहले 55 बिलियन डॉलर था, अभी 51 बिलियन डॉलर है, लेकिन फिर भी हम लोग 8वें पायदान पे ही सीमित हैं। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ ये सब रैंकिंग डब्ल्यूटीओ जारी करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट न्यूज आया। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारे, एक दुखद न्यूज, हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कोच अंशुमन गायकवाड़ जी नहीं रहे। उनको ब्लड कैंसर था, लड़ रहे थे, इसके लिए काफी प्रयास किया गया बीसीसीआई द्वारा, उनके पूर्व साथी खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि 71 वर्ष की उम्र में उन्हें ब्लड कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है ये न्यूज क्योंकि एक ग्रेट्स क्रिकेटिंग लेजेंड में रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है अंशुमन गायकवाड़, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंशुमन गायकवाड़ का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसमें कि ये किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेले हुए हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये 1975 से लेके 1987 तक क्रिकेट खेले हैं, यानी हमारे जो 83 का वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड था उसमें भी अंशुमन गायकवाड़ जी रहे हुए हैं, और ये भारत को कोचिंग भी किए हुए हैं। ठीक है, 1999-2000 के दौर में इन्होंने इंडियन टीम को कोचिंग भी दिया है। चलिए नेक्स्ट। इंडियन आर्म फोर्सेस गेट द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर्मी। तो ये न्यूज भैया, जब भी कोई चीज पहला होता है न्यूज हो जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा आर्मी में पहली महिला महानिदेशक मिली। तो भैया इसको याद रख लीजिएगा, इनका नाम याद रख लीजिएगा, इनका पोस्ट याद रख लीजिएगा, और यही से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली भारत की महिला कौन थी जिन्हें आर्मी के जनरल ऑफ मेडिसिन सर्विसेज का हेड बनाया गया। तो वो होगी भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। तो पहली महिला महानिदेशक कौन थी जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या था भाई? उनका नाम साधना सक्सेना, नाम याद रखोगे, साधना सक्सेना नायर, ये नाम याद रखोगे बस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा वो आप लोगों के पास है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर है, इसको आप
देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। चलिए नेक्स्ट न्यूज, संजय शुक्ला। नेक्स्ट न्यूज संजय शुक्ला जी से आता है। संजय शुक्ला जी के राष्ट्रीय आवास बैंक में एमडी के रूप में कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय आवास बैंक किसके लिए है भाई? नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके एमडी किन्हें बनाया गया? संजय शुक्ला जी को। किन्हें बनाया गया? संजय शुक्ला जी को। तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। नाम, नाम और संस्था, ये दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, नाम और संस्था, नाम और संस्था। चलिए, डेट वगैरह नहीं पूछेगा, कब बनाया नहीं बनाया, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, वो सब उतना नहीं पूछता है। डायरेक्ट नाम और संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि या तो पूछेगा संस्था का नाम, या तो पूछेगा संस्था का नाम और नाम पूछ देगा, या तो नाम पूछेगा या बोलेगा किसके एमडी बने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं हमारे आर्मी की तरफ से। क्या आ रहा है? आर्मी नहीं, नेवी की तरफ से, इंडियन नेवी चीफ एंड आईएनएस तबार, ठीक है, तबार इसका नाम है। रशिया नेवी परेड, रशिया के नेवी परेड में हमारे इंडियन नेवी चीफ जी और हमारा एक पोत आईएनएस तबार, इन्होंने कहां पर? रशिया के नेवी परेड में शामिल हुआ। आईएनएस तबार ने रूसी नौसेना के जहाज, ठीक है, सुब्रा जिटैलिनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का संचालन किया। देखो ये सब जो जाता है ना, वो जनरली युद्ध अभ्यास का एक करता है। युद्ध अभ्यास क्यों जरूरी है? जैसे कभी कभी देखते हो वॉर का सिचुएशन आता है, तो देश पहले से ही प्रैक्टिस करके रखता है कि वॉर के सिचुएशन में अगर हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़े, एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ना पड़े, तो कैसे करेंगे। और इससे इंडिविजुअल लड़ाई भी जब किसी देश का होता है तो उससे फायदा होता है। इसीलिए आप लोग देखना अक्सर न्यूज में आते रहता है, फला देश के साथ ड्रिल किया, फला देश के साथ किया। तो ये उसमें से एक पार्ट है, ठीक है। चलिए नाम याद रखिएगा, आईएनएस तबर, तबार नहीं तबर, और हिंदी में तबर, जनरली इंग्लिश में तबार वो लिखाता है। और रूसी जहाज का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए और कहां पहुंचा? ये कहां हो रहा है? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, इरडा। अब इरडा के बारे में बता देते हैं। इरडा होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस का रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये यानी जैसे भारत में बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, उसी तरह इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इरडाई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इरडा। भारतीय बीमा निकायम एवं विकास प्राधिकरण ने एचडीएफसी लाइफ पर विभिन्न आईआरडीएआई नियमों के उल्लंघन करने के लिए कुल कितने का पेनल्टी लगाया? 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। किस पे? एचडीएफसी लाइफ, नाम याद रखेगा, एचडीएफसी लाइफ पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। अब ये जुर्माना क्यों लगता है? मान लीजिए कोई तय मानक होता है, जैसे आरबीआई अगर किसी बैंकों को देखता है कि भाई ये सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर जाके काम कर रहा है, तो आरबीआई उस बैंकों को सजा के प्रावधान के तौर पे फाइनेंशियल पेनल्टी देता है। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी कुछ नियम है, कुछ मानक है जो इरडा ने सेट करके रखा है। उस मानक या उस नियम को तोड़ोगे तो किसी ने कोई हार्ड स्टेप इरडाई लेगा ही लेगा। तो उसी के तहत एचडीएफसी लाइफ से कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसको पालन नहीं करने की वजह से एचडीएफसी लाइफ पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। किनके द्वारा? इरडाई के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये सब निरीक्षण के बाद पता चलता है, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी, कुछ वित्तीय गड़बड़ी, कुछ एरर, जो कंपनी ने कुछ झूठ बोला हो, कुछ किया हो इस तरह से, या क्लेम करने में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस में शिकायत आता है क्लेमिंग का, कि क्लेम टाइम पे नहीं दिया जाता है, ग्राहकों का शिकायत रहता है। अगर ऐसा पाया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अगर कुछ गड़बड़ी रहा तो उसमें वो पेनल्टी इंश्योरेंस कंपनी को भरना पड़ता है। चलिए ये ग्राहकों के लिए, जो इंश्योरेंस होल्डर होते हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट,
हाँ, नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, देखिए नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनल। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट, अब ये कब है भाई? ये मनाया जाता है 30 जुलाई। डेट याद रखिएगा कब मनाया जाता है। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग समझो ये होता है जो जनरली दूसरे देश से बच्चों को दूसरे देश में इलीगल तरीके से, बच्चे और औरतों को जनरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, वो होता है। इसीलिए अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनल, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, बहुत बड़ा समस्या है। इस पे कई सारे मूवीज भी बने हैं, आप लोग देखे होंगे कि इलीगल तरीके से बच्चों को, औरतों को जनरली दूसरे देश बेच दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को रोकने के लिए आप लोग देखते होंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन अ पर्सन। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व भर का ये समस्या है, पूरे विश्व भर में ये चीज होता है। बाय द यूएन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम, चिल्ड्रन एंड ट्वाइस एज लाइकली टू एडल्ट फेस वायलेंस ड्यूरिंग ट्रैफिकिंग। और ये चीज जरूर है, बच्चे इसमें ज्यादा शामिल होते हैं, बच्चों का ट्रैफिकिंग ज्यादा होता है और वायलेंस किया जाता है, बच्चों को बेच दिया जाता है, डोमेस्टिक काम करवाया जाता है, खासकर खाड़ी देशों में बहुत डिमांड होता है। तो भारत के जो गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, इनको बहला फुसलाकर या आप सुनते होंगे किडनैप करके किसी भी तरीके से खाड़ी देशों में या बड़े जगहों में भेज दिया जाता है। वहां इनको खरीदा जाता है और इनको नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, इनसे काम करवाया जाता है, डोमेस्टिक काम करवाया जाता है। लेडीजों को और बहुत तरह का उनके साथ भी अत्याचार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों के साथ होता है। ठीक है, ठीक है, इस दिन का थीम याद रखिएगा, थीम पूछता है, द थीम ऑफ दिस डे इज लीव नो चिल्ड्रन बिहाइंड, द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। याद रखिएगा, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे लड़ाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में, ये उसका थीम दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज, और इंपॉर्टेंट न्यूज सेबी के लिए, तो फिर याद रखिए सेबी क्या है। सेबी याद रखिएगा, जैसे बैंकों के रेगुलेशन के लिए आरबीआई, इंश्योरेंस का रेगुलेटर एडाई, उसी तरह कमोडिटी मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी मार्केट को कंट्रोल, या फिर कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे, रेगुलेट करने वाला वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने लॉन्चेस चैट बॉक्स जिसका नाम है सेवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खासकर बैंकिंग के बच्चे, खासकर बैंकिंग के बच्चे, बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम में इस तरह का करंट अफेयर बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए, मार्केट्स रेगुलेटर सेबी लॉन्चेस अ चैटबॉट सेवा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो दुनिया एआई की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से एआई की तरफ बढ़ रहा है। आप देखोगे अगला 5 साल में एआई क्या से क्या करेगा, आपके कल्पना से भी परे होगा जो एआई करने वाला है। ठीक है, एक मैंने इंटरव्यू अभी रिसेंट में देखा था, उसमें ऐसा बोला जाएगा कि आने वाले समय में एआई, इंसान मरेगा ही नहीं, मतलब आप उसके मेमोरी को कैप्चर करके रख सकता है। आप एआई मशीन के थ्रू आपके कोई करीबी चाहने वालों का वॉइस मॉड्यूल उसमें रिकॉर्ड करके रख लो, आप उस मशीन से बात कर सकते हो, यानी उनकी स्मृति हमेशा जिंदा रहेगी, भले बॉडी रहे ना रहे। एआई ये चीज कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया था और मुझे भी बड़ा अचंभा लगा कि आने वाले समय में लोग अपने हिसाब की मूवी देख पाएंगे। वो कैसे? कि एआई इतना एडवांस हो जाने वाला है अगला 4-5 साल में कि आप अपने हिसाब से मूवी, वो कैसे, जैसे मान लीजिए आपको हॉरर मूवी पसंद है, अब हॉरर मूवी पसंद है लेकिन कोई पर्टिकुलर हीरो आपको अच्छा लगता है, कोई पर्टिकुलर हीरोइन अच्छी लगती है, तो आप एआई को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, भैया हमको हॉरर मूवी देखना है लेकिन उसमें सलमान खान हीरो और ऐश्वर्या राय हीरोइन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप खुद सोचो, और पॉसिबल है कि आधा घंटा के अंदर वो फिल्म एआई बना करके आपके सामने रख दे। ये सुनने में अजीब लग रहा है बट एआई ये कर सकता है, एआई के पास वो पावर है। हम लोग एआई का सिर्फ 1% में भी देखे नहीं है, आने वाले समय में एआई का जादू हम लोग जरूर देखेंगे। तो उसी के सेबी ने लॉन्च किया सेवा। सेवा क्या है भाई? मार्केट रेगुलेटर सेबी लॉन्चेस अ चैटबॉट सेवा, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशन, जिससे आप चैटिंग कर सकते हो मार्केट से रिलेटेड
पूछ सकते हो, जिसमें इंक्लूड फीचर्स लाइक साइटेशन फॉर जनरेटेड रिस्पॉन्स, स्पीच टू टेक्स्ट, बोल के भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हो, फंक्शनली फॉर एसेसिबिलिटी एंड फॉलो अप क्वेश्चंस अमंग अदर्स एंड रेगुलेटर, सेबी के बारे में, मार्केट के बारे में आप क्वेश्चंस वगैरह उससे पूछ सकते हो, यानी आप मदद ले सकते हो किससे, सेवा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एआई वाला बात, याद रखना एआई वाला बात, बहुत कमाल का चीज है एआई। नेक्स्ट, दिल तोड़ देने वाला न्यूज, और दिल तोड़ देने वाला न्यूज, एक तो लेडीज क्रिकेट टीम ने भी हरा दिया, और 2 दिन पहले हमारे मेंस क्रिकेट टीम ने भी हमें निराश कर दिया। पहला वनडे ड्रॉ, ठीक है, जीता हुआ मैच ड्रॉ कर दिए, और अभी जो 2 दिन पहले का मैच था उसमें तो हम लोग कहीं लगा ही नहीं कि हम लोग गेम में हैं, और हार गए। चलिए, एज अ क्रिकेट लवर मुझे इंडियन टीम को हारते हुए देखना बड़ा बुरा लगता है। चलिए, श्रीलंका ने वुमेन्स एशिया कप टाइटल अपने नाम किया, और किसको हरा करके, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को हरा के वुमेन्स एशिया कप उन्होंने हासिल किया। कौन? श्रीलंका। बहुत बढ़िया श्रीलंका, आपने अच्छा खेला, आप डिजर्व करते थे। चलिए, कैच छोड़ना भारी पड़ा, अगर मैच देखे होगे तो कैच छोड़ना भारी पड़ा, लेकिन चलिए, वुमेन एशिया कप द प्रीशियस सच इंस्टांस वाज 2018 में हुआ था, जहां पर बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था, इस बार हरा दिया। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था इस न्यूज में, ठीक है, और कल के भी 2 दिन पहले पाकिस्तान वाले खुश हो रहे थे, वहां के लोग, सारे तो नहीं, कुछ कुछ लोग वैसे होते हैं। तो मेरा यही बोलना, भैया अपना घर देखो, जिसके अपने घर शीशे के हो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते। भैया आप तो फाइनलों तक नहीं पहुंच रहे, ना मेंस में ना वुमेन्स में, ना वुमेन्स में आप इंडियन टीम से पार 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 पा रहे हो, ना मेंस में पा रहे हो, ना वुमेन्स में पा रहे हो, ना T20 में, ना टेस्ट में, ना ओडीआई में, कहीं आप हो नहीं, बस आपको दूसरे की हार में ज्यादा खुशी मिल रहा है। तो ऐसा मानसिकता रहेगा तो आपका तो भाई कुछ होने से रहा, आपके क्रिकेटिंग कल्चर को तो समझ में आ रहा है कि डाउनफॉल में जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है न्यूज? इंडियन आर्मी के तरफ से न्यूज आ रहा है। क्या न्यूज आ रहा है? देखिए, इंडियन आर्मी लॉन्चेस ई सेहत टेली कंसल्टेंसी इनहैंसिंग हेल्थ केयर फॉर वेटरन्स। मतलब इस न्यूज का मतलब समझ जाओ। देखो, कुछ स्लाइड इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं। देखो, न्यूज कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं कुछ न्यूज हिंदी साइट्स में अवेलेबल अच्छे से नहीं होते, अंग्रेजी न्यूज़पेपर या किसी से हम लोगों को मिलता है तो उससे छाट के लाते हैं। तो जो प्रॉपर, इसीलिए मैं इस तरह का, इसके बाद किसी ने डिमांड भी किया था एमसीक्यूज भी आएगा बहुत जल्दी। लेकिन देखो, एमसीक्यूज करने के लिए होता क्या है कि पहले न्यूज को जानना जरूरी होता है। सिर्फ रट एमसीक्यूज करने से क्या होगा? रट लोगे तो रटने से कोई चीज याद नहीं रहेगा, जल्दी भूल जाओगे। तो न्यूज अगर पता होगा, बाद में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो पहले न्यूज जानो, फिर एमसीक्यूज हम लोग करवाएंगे आगे। मंथ में एक दिन, पूरे मंथ का एमसीक्यूज मैं कोशिश करूंगा लाने का। चलिए, इंडियन आर्मी लॉन्चेस ई सेहत टेली कंसल्टेंसी फॉर एनहांसिंग हेल्थ केयर फॉर वेटरनर्स, यानी द एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। यानी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो फोन के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंसी। ऑनलाइन भी आप करवा सकते हो और टेलीफोन भी करवा सकते हो, जिसका नाम क्या है? ई सेहत मॉड्यूल। द ई सेहत टेली कंसल्टेंसी वुड एनेबल ECHS beneficiaries to obtain online consultancy for medical treatment from their home without visiting the ECHS polyclinic। ये ECHS polyclinic यानी रिटायर्ड जो इंडियन आर्मी के जितने रिटायर्ड पर्सनल हैं, ठीक है, उनके लिए ये आपको, इसके थ्रू आपको हॉस्पिटल या पॉलीक्लिनिक्स तक जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे इलाज हो जाएगा। हाँ, अब घर बैठे इलाज होने का मतलब कंसल्टेंसी फ्री है भाई, कंसल्टेंसी घर बैठे होगा। सर्जरी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह कुछ और हो उसके लिए तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अब ये मत समझना घर बैठे सर्जरी हो जाएगा, ये सिर्फ कंसल्टेंसी है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। फिर
इन्होंने पार्टिसिपेट किया एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है खान क्वेस्ट, और ये कहाँ है? मंगोलिया में। खान क्वेस्ट कहाँ हुआ है? मंगोलिया में। इंडियन आर्मी कंटिजेंट विल पार्टिसिपेट 21st एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है खान क्वेस्ट, और वो कहां पर होगा? 2024 में। ठीक है, कहां पे? मंगोलिया में। विच इज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन मंगोलिया। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विच हेल्ड फ्रॉम 27 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। इसमें होता क्या है कि फिर वही चीज पीस कीपिंग मिशन, आपको पहले भी समझाएं कि दो आर्मी अलग अलग देशों का, अलग अलग विंग का, वो एक सिंक्रोनाइज प्रैक्टिस करता है, ड्रिल करता है। इसका फायदा वॉर के सिचुएशन में या पीस कीपिंग मुहिम जब होता है, जब एक साथ दो तीन देशों के आर्मी को एक टास्क दिया जाता है, जैसे यूएन पीस कीपिंग वगैरह हो गया या कहीं वॉर हुआ वहां भेजा जाता है, तो उस तरह के सिचुएशन में ये बहुत काम आता है, क्योंकि पहले से आप लोगों को एक दूसरे का एक्टिविटीज, एक दूसरे का सिंक्रोनाइजेशन, काम कैसे करना है, ये सारा चीज पता होता है। चलिए, हाँ, इसी से और एक न्यूज आता है। और एक न्यूज क्या आता है? देखिए, इसी महीना में आपका खान क्वेस्ट से पहले ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज मंगोलिया में फिर से हुआ था। इंडिया मंगोल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने लाया। नोमैडिक एलिफेंट हर साल होता है इंडिया मंगोलिया का। टू साइड इंगेज्ड इन अ मीनिंगफुल डायलॉग अबाउट फ्यूचर ज्वाइंट ऑपरेशन सिंबलाइजिंग द डिपेंडेंसी टाइज, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, तालमेल बैठाना, बातचीत, एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल होता है जो हर साल होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोमैडिक एलिफेंट किस दो देशों के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है? वो है इंडिया और मंगोलिया, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। दूसरा, फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स कार। फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स कार लुइस हैमिल्टन ने जीता बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लुइस हैमिल्टन ने जीता बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, लेकिन उन्हीं के जो साथी थे रसल, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, चलिए नाम याद रखिएगा, बस काफी है। कौन ग्रैंड प्रिक्स भी बहुत सारा होता है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। हम्म फिर फिर न्यूज क्या आता है जी? वर्ल्ड नेचर कन्वर्जेशन डे, मतलब वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन, उल्टा पढ़ देते, कंजर्वेशन नॉट कन्वर्सेशन, ये कंजर्वेशन है। कन्वर्जेशन यानी, सॉरी फिर देखिए मैंने गलत बोला, कंजर्वेशन। कभी कभी ये सब टंग ट्विस्टर वर्ड होते हैं, कंजर्वेशन कन्वर्सेशन एक जैसा लगता है, स्पीड में पढ़ने में ये गलती हो जाती है, तो कोई नहीं, माफ कीजिएगा छोटी गलतियों के लिए। ये कंजर्वेशन है, यानी इसको कंजर्वेशन यानी आप क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हिंदी में इसका शब्द होता है एक तरह से बचाना, एक तरह से बचाना होता है। तो भाई बचाना जरूरी है नेचर को। और वो कब मनाया जाता है भाई? 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। एवरी ईयर जुलाई 28 वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, जिसको हम लोग संरक्षण कहते हैं, संरक्षण करते हैं, acknowledges that the foundation day for a healthy society is a healthy environment. It's also a day to increase awareness about the importance of protecting our natural resources. सही बात है। ये अवेयरनेस क्रिएट करवाता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना। नेचुरल रिसोर्स में पेड़ पौधे, माइंस, बहुत सारे चीज आ जाते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सारा चीज की, अपने नेचर को बचाने के लिए हम लोग 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक न्यूज और इंपॉर्टेंट होता है, दिस ईयर थीम इज एडवोकेट फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स टू इनहेंस इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन। बहुत लंबा सा नाम है तो इतना लंबा ऑप्शंस जनरली नहीं देगा, तो जनरली ये हो सकता है इतना लंबा थीम देने के बाद आपसे पूछे कि ये किस डे का, यानी ये कौन से कंजर्वेशन, फिर गलती हो रहा है, कंजर्वेशन, ये कौन से कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत ये थीम दिया गया, तो वर्ल्ड नेचर
कंजर्वेशन बोल सकते हैं। कौन से दिन? 28 को। बहुत बड़ा थीम है, चांसेस कम है इतना बड़ा थीम का पूछने का, बट फिर भी थीम याद रख सकते हो। कभी कभी हो सके थीम ही दे दे, कभी कभी हो सके थीम ही दे दे, आपसे डे पूछ ले, कभी कभी डे दे दे तो थीम पूछ ले। ठीक है, चलिए यहां से है ये पूरा थीम, इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। हाँ जी, इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारे भारत को प्राउड करवाने वाली मनु भाकर जी ने प्राउड करवाया। पेरिस ओलंपिक के तीसरा मेडल जीतने से चूकी, लेकिन चलिए चूक गई, लेकिन पहले ही रच चुकी है इतिहास, तीसरा भी जीत जाती तो और इतिहास रच देती। ठीक है, ये सब है हमारे रियल लाइफ हीरो। और आप लोग इंस्टाग्राम और पता नहीं किसमें लड़कियों को फॉलो करते हैं, और जो रियल लाइफ हीरो नहीं होती हैं उनको भी आप लोग अपना आइडल मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सबको अपना आइडल मानो, इन सबको नाचने गाने वाली बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ये है नीचे। अब नाचने गाने वाली से मैं माफी चाहूंगा कि नाचने गाली में मैंने उनको किसी को नहीं बोला जो प्रोफेशनली इस काम में बहुत अच्छी कर रही हैं, लेकिन मैं उनके लिए रेफरेंस दे रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं रास्ते में नाच रही है, कुछ कर रही है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं यूथ भटक रहा है, डिस्ट्रैक्टेड। आप लोग ये सब रियल लाइफ हीरोज को अपना आइडल मानो। कौन? मनु भाकर जी को चौथा मेडल मिलने से बेचारी चूक गई। ठीक है, पहले ही रच चुकी है इतिहास, 2 मेडल पहले ही जीत चुकी है। अभी तक ओलंपिक में सेम पर्सन को, इंडिया की तरफ से सेम पर्सन को 2 मेडल नहीं मिला है। ठीक है, तो निशानेबाज मनु भाकर की पेरिस ओलंपिक में लगातार तीसरी मेडल, चौथी नहीं तीसरी मेडल जीतने से तमन्ना आखिरकार शनिवार को टूट गई। क्यों टूटी? हालांकि उन्होंने ओलंपिक में इतिहास पहले ही रच चुकी है। मनु भाकर 25 मीटर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर पिस्टल और चौथे पायदान पर रही। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने मेडल जीता है। ठीक है, मिक्स्ड वाला में भी 10 मीटर वाले में जीता है और इंडिविजुअल में भी 10 मीटर में जीता है, लेकिन 25 मीटर वाले पे ये चूक गई, चौथे स्थान पर रही। ये बड़ा दुख का बात रहा, लेकिन इनके लिए प्राउड है। ठीक है, इसी तरह हमें और प्राउड कराते रहें। ओलंपिक गेम अभी भी जारी है। कुछ खास प्रदर्शन तो अभी तक है नहीं ओलंपिक में भारत का, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जब हम लोग करंट अफेयर का न्यूज पढ़े तो कुछ अच्छा, कुछ गोल्ड मेडल्स वगैरह हम लोग देख पाए। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इस वीक का। मैं अगला वीक फिर आऊंगा, कुछ इसी तरह का इंपॉर्टेंट न्यूज को कलेक्ट करके आपके पास लाऊंगा। अगर ये सब सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो और लोगों को शेयर करो, जो आपके ग्रुप्स में पढ़ते हो उनको बताओ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, करंट अफेयर का। यही इसी तरह आप अगर लाइक करते रहोगे तो हमें भी हिम्मत मिलती है कि नए नए वीडियोस हम लोग भी बनाएं, है ना। चलिए, तब तक के लिए मैं सैंकी सर आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।